गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस 2025 की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है। अब जिन लोगों को मेंस लिखना है उनको मतलब कॉन्फिडेंस आ गया होगा कट ऑफ से। कट ऑफ का डिस्कशन सब कर रहे हैं, आपको एक आइडिया है। जो भी लोग मेंस लिखते हैं या जिनको मेंस लिखना है, मेंस लिखते समय आपने गौर किया होगा, जिन लोगों ने मेंस के पीवाईक्यूज देखे होंगे वहां कुछ वर्ड्स मिलते हैं जैसे डिस्कस, एक्सप्लेन, एनालाइज, कमेंट, है ना, इवेल्युएट, सबस्टेंशिएट। इस तरह के कुछ वर्ड आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे लगभग मिलते हैं। आपको 2018 के बाद पैटर्न शुरू किया, 2024 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ और पीसीएस अब लगभग यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन पूछने लगा है। कभी कभी आप आंसर जानने के बावजूद इन वर्ड्स पर या तो ध्यान नहीं देते या ध्यान देते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इनके साथ किया क्या जाए, कैसे इनको एड्रेस किया जाए। किसी क्वेश्चन के आगे पीछे ये लग जाएं तो हमको उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी स्टूडेंट इस साल मेंस लिख रहे हैं, 2025 का मेंस लिख रहे हैं या 2025 के आने वाले सालों में 2026 में मेंस लिखेंगे या 2027 में मेंस लिखेंगे या 2028 में मेंस लिखेंगे, यानी जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी की कर रहा हो या यूपीपीसीएस की कर रहा हो या किसी अन्य अदर पीसीएस की कर रहा हो, आपको मेंस लिखना ही है। और मेंस लिखना है तो इन वर्ड्स के साथ आपको एड्रेस, आपको डील करना आना ही पड़ेगा, इनसे आपको डील करना ही करना है। तो आज के हमारे वीडियो का मोटिव यही है कि इन वर्ड्स को कैसे समझें और इनके साथ जो क्वेश्चंस होते हैं या ये जिन क्वेश्चंस के साथ होते हैं उन क्वेश्चंस में क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। तो इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहला वर्ड है डिस्क्राइब, ये मोस्ट फेमस वर्ड है। अच्छा, हर एक वर्ड, कुछ सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं उस वर्ड के, जैसे डिस्क्रिप्शन के लगभग सिमिलर वर्ड्स जो है, जैसे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन आएगा अगर डिस्क्राइब की जगह, या एन्यूमरेट भी आ सकता है, या इंडिकेट भी आ सकता है, या ब्रिंग आउट भी आ सकता है। इनका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। डिस्क्राइब में वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए, उसने पूछ रखा है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन के लिए वो फिर वर्ड पूछता है हिंदी में, विवरण कीजिए या विवरण दीजिए। एन्यूमरेट के लिए हिंदी में वो शब्द यूज करता है गिनाइए। इंडिकेट के लिए आयोग हिंदी वर्ड यूज करता है सूचित कीजिए। और ब्रिंग आउट के लिए भी एक वर्ड यूज होता है उल्लेख कीजिए। तो इस तरह आप अगर डिस्क्राइब वर्ड को सीख जाते हैं तो आप इन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को भी सीख जाते हैं। तो डिस्क्राइब का हिंदी वर्णन जब आप देखेंगे, वर्णन या विवरण, या इसका सही अगर इसेंस समझना है, एग्जैक्ट मतलब समझना है, तो यहां देखिए तीसरे नंबर पर लिखा है इन्यूमरेट, गिनाइए। अब इस इन्यूमरेट करें, विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए, गिनाइए या इन्यूमरेट कीजिए या सूचित कीजिए या उल्लेख कीजिए, जो भी वर्ड है, तो इसका क्या मतलब है। जब भी आप गिनाने की बात करेंगे, गिनाइए, इसमें वर्ड है गिनाइए या विवरण दीजिए। अब मान लो आपसे किसी भी चीज, जैसे फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है
कोई आपको बोल दे कि भाई फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब कीजिए, एन्यूमरेट कीजिए, ब्रिंग आउट कीजिए, है ना, तो क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है कि भैया 12 से 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं उनको आप 1 2 3 4 5 6 7 करके गिना दीजिए। जैसे दे रखे हैं वैसे गिना दीजिए। ध्यान रखना है, जैसे दे रखे हैं वैसे गिनाने हैं और जितने दे रखे हैं उतने गिना देने हैं। यही सेंस निकल के आ रहा है। गिनाइए जब जब वर्ड आएगा या डिस्क्राइब कीजिए जब जब वर्ड आएगा, तो उसकी कोर डिमांड क्या है? कोर डिमांड है कि आप वो डिस्क्राइब में कुछ भी पूछ सकता है। क्या क्या वो पूछ सकता है? या तो कोई एकदम सब्जेक्ट है डिस्क्राइब वर्ड के साथ, जैसे वो पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट गिनाइए, तो या तो उसकी लिस्ट ही है, लेकिन वो अब वो एक चीज के कंपोनेंट पूछे उसने। यहां फंडामेंटल राइट में क्या पूछ रहा है? कंपोनेंट। लेकिन मेनी टाइम्स वो कंपोनेंट नहीं पूछेगा, वो क्या पूछ सकता है? रीजंस पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द पॉवर्टी, है ना, या पूछ सकता है वो कॉन्सिक्वेंसेस किसी घटना के। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। तो हमने क्या देखा? वो डिस्क्राइब में क्या पूछ सकता है? कंपोनेंट किसी भी आइटम के, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जो भी चीज है, डीपीएसपी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जो भी कोई एक बड़ी चीज है ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्राइब कर सकता है, तो उसमें कंपोनेंट आपको क्या करने हैं? जो भी एंटिटी है, तो एंटिटी के लेवल पर वो क्या पूछेगा? एंटिटी के लेवल पर पूछेगा वो कंपोनेंट्स। बाकी वो किसी घटना के रीजन पूछ सकता है और कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछ सकता है। तो इस तरह की चीजों में वर्ड आएगा डिस्क्राइब, और आपको करना क्या है? चाहे वो रीजन्स हो, कॉन्सिक्वेंसेस हो या कंपोनेंट्स हो, आपको क्या करना है? एन्यूमरेट करना है। अब एन्यूमरेट करते समय ध्यान रखना है, सब्जेक्टिविटी का स्कोप बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है? जो स्थापित है, मतलब जो मान्यता प्राप्त है, चाहे वो रीजन्स हो, आप अपनी तरफ से कोई रीजन ना लिखाएं, चाहे वो कॉन्सिक्वेंसेस हो और चाहे वो कंपोनेंट हो। आपको डिस्क्रिशन नहीं मिलता है यहां। क्या नहीं मिलता? डिस्क्रिशन नहीं है। आपके पास डिस्क्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। जो स्थापित कारण हो, जो स्थापित कॉन्सिक्वेंसेस हो और जो स्थापित कंपोनेंट हो, वही आपको लिख देने हैं। जस्ट न आपको जाना है पक्ष में, न जाना है विपक्ष में, न जाना है ओरिजिन में, न जाना है वर्डिक्ट में, कुछ नहीं करना। बस क्या करना है? आपको जो भी कोई चीज के डिस्क्रिप्शन मांगे तो आपको हेडिंग बना देनी है, चाहे वो कंपोनेंट की हेडिंग हो, चाहे वो रीजन की हेडिंग हो, चाहे वो कॉन्सिक्वेंसेस की हेडिंग हो। कर लोगे? हेडिंग बनाने के बाद सब हेडिंग्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में कंक्लूजन। डिस्क्रिप्शन के मामले में मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल हेडिंग आएगी और उतनी सब हेडिंग्स आएंगी जितने उसके कंपोनेंट, रीजन या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस बात को आप समझ पाए? मतलब आपको न पक्ष गिनाना है, न विपक्ष गिनाना है, न वर्डिक्ट देनी है, न क्रिटिसिज्म करना है, न कुछ प्रशंसा करनी है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको बस एक हेडिंग बनानी है, जिस भी चीज की वो रीजन कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है उनको सब हेडिंग्स में प्रेजेंट कर देना है। दैट्स इट। यही जॉब है आपकी, न इससे ज्यादा और न इससे कम। इतना कर पाएंगे। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया है तो अब समझ लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। और उस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है, उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए।
United Nations organization has failed in its objective maintaining international peace and security. Describe with example. यहां साफ इंडिकेशन है कि डिस्क्राइब करना है विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल डिस्क्राइब करना है, तो कर पाएंगे अब आसानी से। अब इसमें कितनी हेडिंग बनेंगी? सिंपल सी बात है, 2 हेडिंग बनेंगी, क्योंकि एक तो ये पूछ रहा है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में विफल रहा है, तो उनको डिस्क्राइब करना है। पहली हेडिंग पीस वाली, और दूसरी हेडिंग रहेगी किसको? सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। तो पहली हेडिंग क्या रहेगी? फेलियर ऑफ यूएनएससी इन मेंटेनिंग पीस, इंटरनेशनल पीस। फर्स्ट हेडिंग। अब आपको विद एग्जाम्पल, जहां जहां यूएनएससी फेल रहा है इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करने में, आप बता दीजिए। गाजा पट्टी में जो वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन का वॉर, इजराइल फिलिस्तीन, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में, साउथ अफ्रीका में, है ना, जितनी भी जगह अशांति है उनके आप एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर दीजिए। इतना है, पहली हेडिंग है। दूसरी हेडिंग कौन सी होगी? दूसरी हेडिंग होगी सिक्योरिटी वाली। किस किस तरह की सिक्योरिटी को मेंटेन करने में फेल रहा है, पहली दूसरी हेडिंग हो जाएगी। अब यहां भी डिस्क्राइब कर दीजिए विद एग्जांपल। आपको जितनी भी समझ है, जो भी आपके एस्टेब्लिश्ड एग्जांपल्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, और फिर एक समराइज्ड कंक्लूजन। ठीक है, समराइज्ड कंक्लूजन। ना हम क्रिटिसिज्म में गए, ना ओरिजिन में गए यूएनएससी के में, ना उसके स्ट्रक्चर पे गए हैं, कुछ भी नहीं गए, सीधे हमने डायरेक्ट बात की है, जो उसने मांगा है वो हमने आंसर में दे दिया है। इस तरह करते हैं। आप इंट्रोडक्शन में यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा बस बता सकते थे, वहां स्कोप था, लेकिन बॉडी ऑफ द आंसर में आपके पास कोई स्कोप नहीं है। तो आई होप ये जो डिस्क्राइब वर्ड है आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे। डिस्क्राइब बोलो, एन्यूमरेट बोलो, ब्रिंग आउट बोलो, है ना। तो ये वर्ड आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए अपना अगला वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड देख लेते हैं। ये वर्ड है एक्सप्लेन। कौन सा वर्ड है? एक्सप्लेन। इस ग्रुप में मोस्ट यूज वर्ड जो है वो है एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। या सिमिलर वर्ड्स जो इसी के पैरेलल यूज होते हैं या एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें यही काम करना होता है जो एक्सप्लेन में करेंगे। इलूसिडेट, इलस्ट्रेट, क्लेरिफाई, थ्रो लाइट ऑन, एलोबोरेट, हाईलाइट। अब इनका हिंदी वर्जन जब आप देखेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेन के लिए हिंदी टर्म वो यूज करता है व्याख्या कीजिए, इलूसिडेट के लिए यूज करता है सरलीकरण कीजिए, इलस्ट्रेट के लिए करता है विशदीकरण कीजिए, क्लैरिफाई के लिए करता है स्पष्ट कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए, थ्रो लाइट ऑन का प्रकाश डालिए, एलेबोरेट का विस्तार कीजिए और हाईलाइट का प्रकाश डालिए। अब आप कोई भी एक वर्ड पकड़ लें, मान लें बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक या तो ये वर्ड पकड़ लें, थ्रो लाइट ऑन, प्रकाश डालिए। तो किसी चीज पर प्रकाश कब मांगा जाता है डालने के लिए? कि कोई चीज है लेकिन वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, कुछ धुंधला सा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा ओशन में आइलैंड्स बहुत छोटे से दिखाई देते हैं ऊपर, लेकिन वो उतने ही बड़े नहीं है, उतने ही ऊंचे नहीं है जितने हमको वो ओशन में दिखाई दे रहे हैं बाहर से। जब आपको उनके गहराई में जाओगे, थ्रू लाइट ऑन करोगे, उस पर प्रकाश डालोगे, तो आपको दिखाई देगा कि वो 2-3-4 किलोमीटर का ऊंचा पहाड़ है जो 10 मीटर या 50 मीटर ऊंचे आइलैंड के रूप में दिख रहा है। या आप देखो कभी कभी जहाज से नदियां ऐसे दिखती हैं जैसे धागा पड़ा है जमीन पर, लेकिन क्या नदी जहाज से दिखने में जो धागे जैसी दिख रही है, क्या वो उतनी ही लंबी, उतनी ही पतली, उतनी ही छोटी है? नहीं। तो उसको करना है बड़ा, उसके ओरिजिनल रूप में। यानी कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी सी धुंध में है,
जो क्लियर नहीं है, धुंध में है, धुंधली है, उसको क्या करना है, क्लियर करना है। तो किसी भी धुंधली चीज के ओरिजिनल रूप को निखारना या उघाड़ के बताना, अनकवर करना, यही काम है एक्सप्लेन का। समझ पा रहे हैं आप? मतलब कोई चीज है लेकिन वो जैसी दिखाई दे रही है उससे कहीं बड़ी, कहीं बेहतर और कहीं कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन हमको कुछ ही एस्पेक्ट दिख रहे हैं। तो अब करना क्या है एक्सप्लेन में, आपको बस जो दिखाई नहीं दे रहा है उन पहलुओं को बाहर लेके आना है। मैं अपनी बात समझ पाया? अब जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें क्वेश्चन के थ्रू। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। यह यूपीपीसीएस 2024 जीएस 1 का सवाल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। आप लिख पाएंगे? एक्सप्लेन करना है क्या? एक्सप्लेन करना है कंट्रीब्यूशन किसका? वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस का। किसमें? डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है, ब्रिंग आउट नहीं करना। ध्यान रखना है, अगर वो यहां डिस्क्राइब वर्ड दे देता, अभी कौन सा वर्ड दे रखा है उसने वर्ड दिया है एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेन न देके डिस्क्राइब दे देता तो हम डिमांड कुछ और मीट कर रहे होते। हम कर रहे हैं एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करने का मतलब यह है व्याख्या। व्याख्या उसने इसलिए मांगी है क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो नजर का खेल है। तेरी नजर से देखें तो कुछ और दिखता है और मेरी नजर से देखें तो कुछ और दिखता है। ये किसका खेल है, किसका फर्क है? नजर का फेल है, ये फर्क है। ये तेरी नजर का फर्क है, वो मेरी नजर का फर्क है। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा नजर का फर्क होता है। मोदी जी के काम सबको दिखाई नहीं देते। मोदी जी 11-12 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस वालों को मोदी जी के कंट्रीब्यूशन दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना। जो मोदी जी के विरोधी हैं वो कंट्रीब्यूशंस को नहीं देखना चाहेंगे। तो व्याख्या में क्या होता है कि जिस चीज की व्याख्या होती है वो स्थापित नहीं होते, मैनी टाइम्स वो एस्पेक्ट्स जो हैं स्थापित नहीं होते, इसीलिए उन चीजों में आपसे व्याख्या मांगी जाती है। अगर कंट्रीब्यूशन स्थापित होते तो वो यहां वर्ड डिस्क्राइब यूज करता, एक्सप्लेन करता ही नहीं। क्योंकि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल ऑफ, पहले हम वो बता देंगे, इंट्रोडक्शन कर देंगे कि इंडिया में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इंट्रो में दे देंगे। इंट्रो कर लेंगे आप, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यहां ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, कंट्रीब्यूशन किसी भी रोल वोल के साथ। फिर पहली हेडिंग बनाएंगे, रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, ये हेडिंग है हमारी। अब हमको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एस्पेक्ट्स जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं कंट्रीब्यूशन के, जो रोल के कंट्रीब्यूशन के या रोल के एस्पेक्ट्स जो वो प्री डिफाइंड नहीं है, स्थापित नहीं है। पूर्व स्थापित जब होते तो हम यहां करते डिस्क्राइब, लेकिन क्योंकि वो पूर्व स्थापित नहीं है, मतलब स्कोप है आपके पास सब्जेक्टिविटी का इस हद तक कि आप किस एस्पेक्ट को चुनोगे। तो अब आप बताएंगे कि रूरल डेवलपमेंट में वित्त के मामले में क्या मामला है। रूरल डेवलपमेंट में वित्त के मामले में कि वित्तीय इस मतलब विकास, वित्त का विकास या फाइनेंस तक पहुंच, एक्सेस में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा है ना। तो आर्थिक विकास को आप बड़ी हेडिंग बनाएंगे, एक आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास में कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वित्त है,
है ना, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, फाइनेंस बोलेंगे इसको, फाइनेंस है, एम्प्लॉयमेंट है, और क्या, स्किल डेवलपमेंट है। अब आप नाम दे पाएंगे ना, एग्जाम्पल के साथ पूछा था उसने, तो हर एक जगह ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उस काम का नाम दे पाएंगे आप। स्किल डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, रूरल डेवलप, रूरल एरिया में ग्रामीण आर्थिक विकास ऐड करेंगे यहां, ग्रामीण आप पहली सब हेडिंग, दूसरी सब हेडिंग सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक ग्रामीण सामाजिक विकास। इसमें भी 3-4 सब हेडिंग बना सकते हो आप, ठीक है। हेल्थ में, शिक्षा में, हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्पावरमेंट है, जेंडर इनइक्वलिटी को कम करना है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है, पैट्रियार्की को कम करना है। सो ये सब सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, आप इन्हें कवर कर लेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आप काउंट करेंगे तीसरी सब हेडिंग, मेजर सब हेडिंग में, है ना। राजनीतिक विकास, यहां भी सब हेडिंग बन जाएंगी। तो इस तरह आपके पास व्याख्या करने का स्कोप आ गया और आपने उन अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर किया जो अभी तक बाहर नहीं आए थे या किसी स्थापित बुक में नहीं थे या किसी ने स्थापित नहीं किए थे। तो यहां आपको क्या कर रहा है, कुछ स्थापित होंगे, कुछ पता होंगे आपको, कुछ बुक्स में मिल जाएंगे, कुछ आप खुद से इनोवेट करके या खुद से आइडिया लगा के भी आपके पास कोई चीज है तो उसे लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा वर्ड, एक्सप्लेन। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। यहां भी आपके पास क्या नहीं है, पक्ष में तर्क देने का कोई स्कोप नहीं है, क्रिटिसाइज करने का उनको कोई वो आपके पास नहीं है, विपक्ष में तर्क देने का कोई स्कोप नहीं है, आपको कोई वर्डिक्ट नहीं देनी अपनी, उसका भी कोई स्कोप नहीं है। बस स्कोप अगर सब्जेक्टिविटी का है तो आप उन पहलुओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अभी तक स्थापित नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। आई होप आपको ये दूसरा वर्ड क्लियर हुआ होगा। तीसरा वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज जो वर्ड है, जनरल परसेप्शन में ऐसा माना जाता है, जब भी कोई क्रिटिसाइज वर्ड यूज करता है तो ऐसा कहते हैं निंदा हो रही है, निंदा कर रही है। और निंदा के नाम पे इन जनरल ये होता है कि बुराइयां 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 गिनाई जाती। जैसे आप मोदी सरकार की कोई बुराई करे, क्रिटिसाइज करे मोदी सरकार को, तो क्रिटिसाइज के नाम पर मोदी सरकार की बस कमियां गिनाएंगे। जब राइट विंग नन बीजेपी गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो उनकी उपलब्धियों को भूल जाते हैं, वो उनकी कमियां गिनाते हैं। तो क्रिटिसाइज का जनरल परसेप्शन जो है, दो परसेप्शन है। एक जनरल परसेप्शन है, जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि 100% दोष गिना दो, दोष बोलो या डीमेरिट्स बोलो या ड्रॉबैक्स बोलो या चैलेंजेस बोलो, इश्यूज बोलो, प्रॉब्लम बोलो, जो भी बोलना चाहो बोलो। जनरल परसेप्शन है कि भाई जब भी क्रिटिसाइज वर्ड होगा तो जनरल मान्यता यह है लोगों की कि 100% बुराइयां दिखाई देंगी उसको, लेकिन ऐसा है नहीं। क्रिटिसाइज का एग्जैक्ट मतलब है कि भाई जो चीज है उसके गुण और दोष, क्या गुण और दोष दोनों को देखो, सिर्फ दोष पे ध्यान मत दो, आपको गुण भी देखने हैं। हां ये बात अलग है कि दोष को वेटेज आप ज्यादा दोगे, गुण को कम वेटेज दोगे। जब राइट विंग वाले नन बीजेपी गवर्नमेंट्स का, पिछली गवर्नमेंट का, नेहरू के युग का, इंदिरा गांधी के युग का क्रिटिसिज्म करें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोष गिनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोष गिनाइए, लेकिन उनके कुछ गुणों को भी आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये रहेगा 70% के आसपास और ये रहेगा 30% के आसपास।
तब आप कर पाएंगे ट्रूली क्रिटिसिज्म। ट्रूली क्रिटिसिज्म कब होगा कि आप दोष भी गिनाइए और गुण भी गिनाइए। अच्छा, ये दोष और गुण अननेसेसरी नहीं होने चाहिए। अननेसेसरी मतलब फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। फैक्ट बेस्ड होंगे, दोनों ही गुण हो या दोष हो। अगर नेहरू जी की विदेश पॉलिसी में कोई गड़बड़ थी तो आप विद फैक्ट बताएंगे कि भाई ये पॉलिसी विद फैक्ट गलत थी, या डोमेस्टिक पॉलिसी में उन्होंने कंजर्वेटिज्म अपनाया था, है ना, संरक्षणवाद, तो वो उनकी पॉलिसी सही थी या गलत थी। गुण या दोष विद फैक्ट बताएंगे, है ना। तो फैक्ट के साथ गुण दोष बताने होते हैं ट्रू कन्वर्स मतलब क्रिटिसिज्म में। जब आप सच में आलोचना करना चाहते हैं तब क्या बताएंगे? अब ध्यान रखना है, दोष दोष नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? गुण और दोष दोनों बताएंगे। ध्यान रखना है, दोष 70% के आसपास रहेंगे और गुण 30% के आसपास रहेंगे। ये रेशियो रट नहीं लेना है। कभी ये 30-70 की जगह 60 भी हो सकता है, तो भाई स्टिक मत कर जाना, ये 40 हो सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में ये बराबर नहीं हो सकते। 50-50 कभी नहीं होंगे, नहीं तो क्रिटिसिज्म नहीं बचेगा। क्रिटिसिज्म रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोष को हमेशा ज्यादा ही रखना पड़ेगा, है ना। 55 रख लो, 60 रख लो, 65 रख लो, 70-80 तक जाओ, 80 से कम मत जाना। 20% कम से कम इसको रखना ही है। 20% से कम रखोगे तो फिर वो बायस्ड क्रिटिसिज्म हो जाएगा, है ना, तो वो नहीं करना है। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए? आप अगर ज्यादा ही किसी चीज में दोष निकाल पा रहे हो तो एट मैक्स 80 और 20 का रेशियो, इससे ज्यादा नहीं। तो दोष आप निकाल सकते हो, लेकिन गुण इनको मेरिट बोलते हैं, ठीक है, इनको डीमेरिट बोलते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जो वर्ड है क्रिटिसाइज, ये अकेला कभी यूज ही नहीं होता है। अब तक मैंने 2018 से PYQ 2024 तक के देखे हैं, तो क्रिटिसाइज वर्ड रेयर मिला ही नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो अकेला ये वर्ड यूज नहीं होता है। तो किन के साथ यूज होता है? तो जनरली होगा क्रिटिकली इवेलुएट, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, इस तरह के वर्ड्स के साथ यूज होता है। अभी हमने क्रिटिकली वर्ड का मतलब समझा है। जब भी हम क्रिटिकली होंगे, क्रिटिकल क्रिटिसाइज होंगे, तो गुण दोष विवेचन करना है, ये क्लियर है। अगर ये अकेला वर्ड आता है, अकेला वर्ड आता क्रिटिसाइज किसी क्वेश्चन के साथ, तब 70-80 का रेशियो फिक्स था। लेकिन क्योंकि ये वर्ड अकेला कहीं आता ही नहीं, तब फिर इसका रेशियो क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर पार्ट का कितना डेडिकेटेड हिस्सा वो मांग रहा है। तो चलिए, अगला टाइप है हमारा चौथा, इवेलुएट। क्या है? इवेलुएट। ये है इवेलुएट, या इसके लिए दूसरा वर्ड मिलता है आपको रेट। इसके लिए हिंदी में वर्ड मिलेंगे मूल्यांकन कीजिए, या मूल्य निर्धारित कीजिए, या मूल्य का निर्धारण कीजिए। ये वर्ड आपको जनरली देखने को मिलते हैं। अब इवेलुएट जब भी आप करेंगे, जैसे हम कॉपी इवेलुएट करते हैं, हमारी टीम कॉपी इवेलुएट करती है, तो इसमें सिंपल सा मतलब है कि भाई गुण भी गिनाओगे और दोष भी गिनाओगे। लेकिन इवेलुएट करते समय क्या इनका रेशियो आप फिक्स कर सकते हैं? क्या आप रेशियो प्री डिसाइडेड है? तो रेशियो जो है प्री डिसाइडेड नहीं है। ये कॉपी टू कॉपी चेंज होगा, मैटर टू मैटर चेंज होगा। किसी की कॉपी अच्छी है, अच्छी कॉपी है किसी बच्चे की, तो उसमें क्या होगा? गुण ज्यादा होंगे, दोष कम होंगे। और किसी की बुरी कॉपी है, खराब कॉपी है, बुरी बकवास कॉपी है, तो उसमें क्या होंगे? दोष ज्यादा होंगे और गुण कम होंगे। ठीक है, आपको बताना है। तो हमने देखा कि इवेलुएट और रेट में भी गुण और दोषों का ही विवेचन कर रहे हैं, गुण दोष विवेचन ही हो रहा है, लेकिन भाई साहब रेशियो फिक्स नहीं है, जैसे कि क्रिटिसाइज में था। दूसरी बात,
क्रिटिसाइज जब हम पढ़ रहे थे तो फैक्ट बेस्ड गुण दोषों का विवेचन कर रहे थे, है ना। फैक्ट बेस्ड गुण दोष बता रहे थे, हम गुण दोष बता रहे थे, दोष ज्यादा थे गुण कम थे, गुण दोष विवेचन कर रहे थे। लेकिन यहां हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे थे, हम बस बता दे रहे थे, वर्डिक्ट नहीं दे रहे थे। हम बस बता रहे थे भैया ये गुण है और ये दोष है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के वो पूछ सकता है क्रिटिसाइज करो, तो उसके गुण बताएंगे, उसके दोष बताएंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के गुण बताएंगे, दोष बताएंगे। अभी हमने वर्डिक्ट नहीं दिया कि पार्लियामेंट्री सुपीरियर है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुपीरियर है। जब आप क्रिटिसाइज वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम वहां क्या कर रहे हैं, हम केवल गुण दोषों को मेंशन कर दे रहे हैं और समरी के वजह से बता दे रहे हैं। हाँ, जैसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गुण दोष विवेचन किया, क्रिटिसाइज्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, केवल क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो गुण लिख देंगे, दोष लिख देंगे और कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में कुछ गुण है लेकिन ये दोषों से रहित नहीं है, कुछ गुण हैं लेकिन दोष से रहित नहीं है, या कुछ दोष हैं, बहुत से दोष हैं लेकिन ये गुण और रहित नहीं है। ऐसा कंक्लूजन हम लिख के आएंगे। दोष हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेकिन ये गुण रहित नहीं है। ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, हमने दोनों को समराइज किया है। लेकिन इवेल्युएट में ये केस बदल जाता है। अब आपको वर्डिक्ट देनी होगी, वर्डिक्ट देनी होगी। इवेल्युएट में क्या करना है, अच्छा या बुरा के सेंस में आपको रेट करना पड़ेगा। अच्छा है, बुरा है, मॉडरेट है, इस तरह कुछ रेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्डिक्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको। इवेल्युएट में वर्ड जब जब इवेल्युएट आएगा या रेट आएगा तब तब आपको क्या करना है, समरी, जो भी चीज है इंट्रोडक्शन लिख देंगे उसका, सिंपल सा ब्रीफ। फिर उनका क्या करेंगे, गुण बताएंगे, रेशियो फिक्स नहीं है, फिर दोष बताएंगे। फिर एक वर्डिक्ट देंगे। वर्डिक्ट किस सेंस में देंगे, अच्छा, बुरा और मॉडरेट, इस तरह 3-4 रेंज आप अपने हिसाब से बना लीजिए। उस हिसाब से आपको एक वर्डिक्ट देनी पड़ेगी कंक्लूजन के फॉर्म में, तभी पूरा काम होगा इवेल्युएशन का, अदरवाइज इवेल्युएशन नहीं होगा। ठीक है, आप समझ पाए ये बात। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है, मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, आपको करना है मूल्यांकन। हाउ डज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर देंगे आप। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये है। ठीक है, अब बताने इसके मेरिट्स। मेरिट्स किसके, चेंज इन द मेरिट्स ऑफ किसके, मेरिट्स ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। इसकी मेरिट्स बता देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे। फिर डीमेरिट्स बता देंगे, दूसरी हेडिंग, डीमेरिट्स ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 बता देंगे। फिर कंक्लूजन में आप देंगे वर्डिक्ट, क्योंकि क्वेश्चन है इवेल्युएट। तो बताएंगे आप कि इन दोषों के साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इन दोषों के साथ, मतलब कुछ कमियां रही हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो चेंज किए हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं, फायदेमंद हैं, प्रगतिशील हैं, वक्त की मांग के हिसाब से हैं, समय की जरूरत के हिसाब से हैं। ऐसे आप कंक्लूड करेंगे। तो ये आंसर आपका क्लियर हुआ। अब आप
इवेल्युएट वर्ड में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्रिटिसिज्म वर्ड से डिफरेंस समझ में आया, और अलग जो डिस्क्राइब वर्ड था उससे भी अंतर समझ में आया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कहां क्या लिखना है। ऐसे ही अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा पांचवा ग्रुप। पांचवें ग्रुप में हमने वर्ड यूज किए हैं एग्जामिन, पोस्टमार्टम। निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, सम परीक्षा कीजिए या सम परीक्षण कीजिए, इस तरह के हिंदी में वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और इस पोस्टमार्टम के लिए एक वर्ड मिलता है आपको हिंदी में, सब परीक्षा कीजिए। क्या? सब परीक्षा, सब परीक्षा या सब परीक्षण, परीक्षा या सब परीक्षण कीजिए। तो ये इस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, ये कब यूज होता है? सब परीक्षण की नौबत तभी आती है जब किसी इंसान की मौत यानी कोई घटना के जो कारण दिखाई दे रहे हैं वो न होके कुछ और नजर आए। मतलब ऐसा लगे कि जो कारण बताए जा रहे हैं मौत के या किसी घटना के, वो कारण सही नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। सही नहीं है या स्वाभाविक नहीं है, सही नहीं है या स्वाभाविक नहीं है। जब जब किसी भी परिणाम पर, किसी भी घटना पर, किसी भी चीज पर शक हो, क्या हो? शक हो, डाउट हो, तो उस डाउट के क्लियर के लिए, डाउट को बोलते ना छीर नीर करना, दूध को अलग करना, पानी को अलग करना, छीर नीर वाला मामला है। मतलब अब आपको घटना के एकदम पोस्टमार्टम करना है, जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो अलग अलग करना है। वहां वर्ड यूज होता है एग्जामिन या एग्जामाइन, जो भी आप रीड करना चाहें। समझ में आ रही है आपको बात? तो एग्जामिन वर्ड कब यूज करेंगे? जब किसी घटना के या किसी इवेंट के या कोई बात हुई है, कोई घटना हुई है, उस घटना का जो कारण बताया जा रहा है वो क्लियर नहीं है, डाउट है उस पर, तो उसमें क्लैरिटी लाने की जब जब मांग होगी तब वर्ड यूज होगा एग्जामिन या पोस्टमार्टम। जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो फिर आपको वो पूरी कॉजल एक्सप्लेनेशन जहां ढूंढनी पड़े वहां करते हैं एग्जामिन। समझ में आ रही बात आपको? चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। अब यहां कोई पहले से चुनौती समाज में, अखबारों में, मीडिया में या प्रबुद्ध वर्ग में प्रचलित हैं कि भाई ये चुनौती है, ये चुनौती है, ये चुनौती है, ये चुनौती है। अब आपको बताना है कि जो चुनौतियां एग्जिस्टिंग चुनौतियां हैं, एग्जिस्टिंग चुनौतियां हैं जितनी भी हैं, वो सही हैं या नहीं है, और इनके अलावा क्या कुछ नई चुनौतियां हैं? क्या नई चुनौतियां हैं? कुछ और चुनौतियां भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बस इतना करना था कि जो चुनौतियां हैं वो वाकई में चुनौतियां हैं, तो फिर बताएंगे फैक्ट के साथ कि भाई ये कैसे चुनौती है। तो इसका अगर आंसर आप लिखना चाहें इस क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण करना है, तो पहले तो आप उत्तर प्रदेश में खाद्य चुनौती से इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका? आप इंट्रोड्यूस करेंगे किसी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट से कि भाई यूपी में इतने लोग हर साल भूख से मर जाते हैं या भूखे सोते हैं हर दिन, या इतने लोगों को खाना उपलब्ध नहीं है, ऐसे करके कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, जिससे संबंधित कई चुनौतियां हैं। अब पहली हेडिंग बनेगी उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से, यूपी में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस। अब इनका परीक्षण करना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परीक्षण करना है। ध्यान रखना है मेंशन नहीं करना। आप ये गलती मत करना कि यहां मेंशन करके चले आओ कि एक तो है भाई एक्सेसिबिलिटी का इश्यू। एक्सेसिबिलिटी का इश्यू मेंशन करना, अगर उसको मेंशन ही करवाना होता तो वो एग्जामिन वर्ड यूज ही नहीं करता ना गुरु। उसने वर्ड यूज किया है
अगर उसे केवल ये मेंशन करवानी होती तो वो वर्ड यूज करता डिस्क्राइब। एक्सेसिबिलिटी का इशू है, प्रोडक्शन का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, कॉस्ट का इशू है, स्टोरेज का इशू है ना, मार्केट लिंक का इशू है, होर्डिंग का इशू है। अगर आप ऐसे लिख के चले आएंगे तो आपने ये आंसर जो है डिस्क्राइब के पर्सपेक्टिव से दिया है, विवरण दिया है आपने समस्याओं का। भाई साहब उसने विवरण नहीं मांगा, उसने मांगा है परीक्षण। तो अब क्या करेंगे, ये डिस्क्राइब के बाद की कहानी है, तो डिस्क्राइब के बाद की कहानी है तो आगे जाना पड़ेगा। अब आपको बताना है कि कैसे यूपी में एक्सेसिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कितने लोगों को फूड एक्सेसिबल नहीं है और क्यों नहीं है, क्या ये वाकई में सीरियस कंसर्न है, ये बताना है आपको। क्यों है, एक्सटेंट क्या है प्रॉब्लम का, है ना, ये बताना है। पहले तो यही स्थापित करना कि ये वाकई में है, क्या है भी ये प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी की, तो बताएंगे कि भाई इतने लोगों को नहीं है। फिर बता सकते हैं कि क्यों है, फिर बताएंगे कि एक्सटेंट क्या है ना, यहीं तक रहना है, सॉल्यूशन नहीं बताना अभी यहां सॉल्यूशन नहीं बताना है। फिर ऐसे ही प्रोडक्शन का, क्या वाकई में इश्यू है यूपी में प्रोडक्शन का, तो बताएंगे कि प्रोडक्शन केवल गेहूं चावल, गेहूं का, गन्ने का और आलू का हो रहा है, दालों का प्रोडक्शन है ही नहीं। लेकिन दाल बिना उसके तो होती नहीं है, बिना फूड सिक्योरिटी में दाल भी कंपोनेंट है प्रोटीन की डिमांड के लिए। फिशरीज का प्रोडक्शन बहुत कम है, दूध के मामले में सबसे ज्यादा है, लेकिन दूध के प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स जो होते हैं पनीर वनीर, उनका मामला प्रोडक्शन कम है, तो उनका बताएंगे क्या है, किस एक्सटेंट तक है। पहले तो बताएंगे कि वाकई में है, तो हाँ बताएंगे दाल प्रोड्यूस नहीं होती यूपी में, बहुत कम होती है, या दूध तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन दूध के प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज हो रहे हैं, तो क्या है, वाकई में है, क्या वाकई में है, ये पहले सबसे पहले क्या स्थापित करेंगे। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ला देता हूं मैं इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन मिला है। एक्सेसिबिलिटी पहले तो हम स्टेब्लिश करेंगे क्या वाकई है, क्या वाकई एग्जिस्ट करती है समस्या, ये हर एक के केस में है, इस हर एक के केस में क्या वाकई एग्जिस्ट करती है, तो विद फैक्ट बताएंगे कि भाई करती है कि नहीं करती है। फिर बताएंगे एक्सटेंट क्या है इसका, इस प्रॉब्लम का एक्सटेंट क्या है, और फिर बताएंगे कि ये क्यों है। ये है दूध, क्या दूध और पानी का नीर क्षीर विश्लेषण, इसे बोलते हैं परीक्षण। अब लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको इन्यूमरेट करके चले जाते हैं। भाई इन्यूमरेशन नहीं मांगा है उसने एग्जामिन वर्ड मांगा था, ठीक है। अब समझ में आई आपको बात, यही है क्षीर नीर विश्लेषण या निरीक्षण या सब परीक्षण, ठीक है। कर लेंगे। अब आप छठा टाइप चलते हैं, एनालाइज, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का जनरल जो मतलब होता है वो ये कि कोई बहुत गुथी हुई चीज है, कोई बहुत गुथी हुई चीज है, तो अब आपको करना क्या है, उसको थोड़ा सा क्लियर अलग अलग करके समझना है। याद करो कौन सा वर्ड था, एक्सप्लेन। जहां चीज थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, दिखाई कम दे रही थी, या दिखाई पूरी दे रही है लेकिन गुथी हुई दिखाई दे रही है, पूरी एकदम जंबल बना हुआ है ना, तो उसको उसके कंपोनेंट में बांट कर, कंपोनेंट वाइज कोई गुथी हुई चीज है, कोई बहुत गुथी हुई चीज है, उसको कंपोनेंट वाइज क्लियर करो, उसको क्लियर समझाओ एकदम कि ये मान लो ये फोन है और इसको ही एनालाइज करना है आपको, तो ये बहुत गुथी हुई चीज लग रही है, ऊपर जो हमको दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा हद तक देख पा रहे हैं, तो हम इसमें पीछे कैमरा देख पा रहे हैं, लेकिन ये फोन न तो स्क्रीन भर है और न कैमरा भर है, इधर साइड में 2-3-4 बटन दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। आप अगर और सतही नजर से देखोगे फोन को, सतही नजर कैसे बोलते हैं कि इसमें भाई टेम्पर्ड ग्लास लगा है, ये बहुत सतही नजर है, सैलो थिंकिंग बोलते हैं इसे, छिछली सोच,
तो सेलो सेलो सोच वाले क्या बोलेंगे, सर इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास लगा है, कवर लगा है, कवर पे लोगो बना है, ये सब मत देखो भाई। घर की क्वालिटी उसमें हुए पेंट से नहीं डिसाइड होती, उसकी नींव कितनी गहरी है और उसमें यूज हुआ मटेरियल कितनी क्वालिटी का है और जो इंजीनियरिंग फॉलो हुई है वो कितनी साइंटिफिक है, इससे डिसाइड होती है। ठीक है, तो अगर इस फोन को एनालाइज करना है तो इसके कंपोनेंट देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, फोन को एनालाइज करने के लिए कंपोनेंट देखेंगे। दुनिया की कोई भी चीज एनालाइज जब आप करनी हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम एनालाइज करना है मान लो, तो आपको एग्जीक्यूटिव को अलग करके देखना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव को अलग करके देखना पड़ेगा, जुडिशरी का रोल अलग करके देखना पड़ेगा। बनाते हैं ना हम ऐसा डायग्राम इंडिया में, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है कि भाई ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है, यहाँ तीनों का कॉन्जेक्टर है, यहाँ इन दोनों का कॉन्जेक्टर है, यहाँ इन दोनों का कंजेक्टर है, यहाँ कुछ सेपरेट मामला भी है, यहाँ सेपरेट मामला भी है, यहाँ कुछ अपने डोमेन भी है सेपरेट इनका। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको दिखाई तो एज इट इज एक एंटिटी देख रही है, लेकिन जब हम उसका एनालाइज करेंगे तो हर एक कंपोनेंट पे देखेंगे और उन कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से इंटरेक्शन भी देखेंगे क्लियर, कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से इन एस्पेक्ट पे इंटरेक्ट करती है, या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे इन मामलों में से इंटरेक्ट करती है, लिमिट करती है एक दूसरे को। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर को कैसे रोकती है, किस तरह से कंट्रोल करती है, या लेजिस्लेचर जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करती है। ये सब एस्पेक्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब आप एनालाइज करेंगे तो एनालाइज कैसे करा कि आपने कंपोनेंट वाइज गए। अगर आपको पूरी गवर्नमेंट थोड़ी सी बड़ी चीज लग रही है तो मैं छोटी सी बात कर लेता हूं आपके उदाहरण के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन, इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है। एक कथन है कि जो राज्य हैं वो भारत में क्या है, भारत में भारतीय संघ में, भारत की जगह बोलेंगे इसको राज्य जो है भारतीय संघ में क्या है, भारतीय संघ में राज्यों की आवाज है। कौन, जो राज्य विधानसभाएं हैं, ये कहना चाह रहा है वो। बस अब आपको इस स्टेटमेंट को, ये एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। अब आपको क्या करना है कि भारतीय जो राज्य विधानसभाएं हैं वो भारतीय संघ में कैसे राज्यों की आवाज है, इसी को कंपोनेंट वाइज देखना है। किस किस तरह से आप राज्यों की आवाज के रूप में विधानसभाओं को देखते हैं। क्या आप इस सवाल को समझ पाए? सवाल साफ था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ये वॉइस ऑफ इंडिया है, वॉइस ऑफ स्टेट्स है, वॉइस ऑफ स्टेट्स है किसमें, इंडियन फेडरलिज्म में, है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर वॉइस ऑफ स्टेट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको करवाना था क्या, एनालाइज, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स चीज है। अब आपको यह बताना है कि कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉइस का काम करती है इंडियन फेडरल सिस्टम में। तो आप बताएंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, है ना। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामले में कहा इन्होंने वॉइस रखी अपनी, तो जीएसटी काउंसिल। अब आप मेंशन नहीं करना है बस कि जीएसटी काउंसिल मेंशन कराए, अब आपको बताना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रोल ये कैसे है, जीएसटी काउंसिल में क्या रोल प्ले करती हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या कहा था जीएसटी काउंसिल के फंक्शन में काम कर रही हैं या इसके एस्टेब्लिशमेंट में ही काम कर रही हैं, या इसमें चेंज के लिए अगर कोई प्रोविजन लाना हो तो उसमें क्या वॉइस काम कर सकती है, ये बात बतानी है। फंक्शनिंग में हो या एस्टेब्लिशमेंट में है या कोई चेंज मॉडिफिकेशन करना है उसमें, तो आपको ये बताना है। इकोनॉमिक के मामले में, टैक्सेशन के मामले में आप पूछ सकते हो कि टैक्सेशन के मामले में डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फेडरल सिस्टम में क्या क्या बातें रखी हैं अपनी,
जैसे मैनी टाइम्स वेट सिस्टम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, खासकर शराब पर वेट लगता है, पेट्रोल पर वेट लगता है, वो अभी भी जीएसटी से बाहर है। तो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रोल रहा होगा इसमें, तो आपको वो बताना है। फाइनेंस कमीशन से थ्रू जो स्टेट को डिवोल्यूशन है फाइनेंस का, उसमें क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने, किस लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या डिमांड करी, क्या रेजोल्यूशन पास किया, वो आपको बताना है यहां, है ना। इकोनॉमिक लेवल पर अब आपको फिर पॉलिटिकल लेवल पर तो आपको कमी पड़ेगी नहीं आइडियाज की। गवर्नर का मामला है, प्रेसिडेंट रूल का मामला है, इमरजेंसी का मामला है, ईडी का प्रयोग है, सीबीआई का प्रयोग है ना, कंकरेंट और वो जो लिस्ट है उनका मामला है, सब के मामले यहां आ जाएंगे एनालाइज करने आपको कि कैसे डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट रेजोल्यूशंस, डिफरेंट बातें करी हैं, आप यहां बताएंगे, है ना। इकोनॉमिक एस्पेक्ट कर लिया आपने, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में 5-7 एस्पेक्ट कर पाएंगे, सोशल एस्पेक्ट में आप कर लेंगे, है ना, इंटरनेशनल एस्पेक्ट में, मिलिट्री एस्पेक्ट पे, जहां जहां आपको दिखाई दे एस्पेक्ट आप वहां कवर कर सकते हैं। तो क्या आप समझ पाए कि एनालाइज में करना क्या था, इन्यूमरेशन से आगे बढ़कर देखना था इसमें कि कैसे काम करता है, मतलब जो बड़ी चीज है वो क्लियर कीजिए आप। वॉइस तो है लेकिन किन किन एस्पेक्ट में है और कैसे है, ये है एनालाइज। अब आप समझ पाए। चलो, आई होप आपको ये एनालाइज वर्ड समझ में आया होगा। अब अगला टाइप है हमारा सबस्टेंशिएट या पुष्ट कीजिए। क्या है? सबस्टेंशिएट या पुष्ट कीजिए। अगला वर्ड है, सी का सिमिलर वर्ड बोलते हैं इसको, प्रूव कीजिए या गिव आर्गुमेंट, सिद्ध कीजिए या तर्क दीजिए। ये तीनों वर्ड हिंदी में आए या इंग्लिश में आए, इनका एक ही मतलब है। क्या मतलब है, क्या चाह रहा है क्वेश्चन सिंपल सा ये चाह रहा है कि भाई एक कोई पूर्व स्थापित मान्यता है, कोई पूर्व स्थापित मान्यता है, कोई पूर्व स्थापित मान्यता सवाल में दे रखी है आपको, ऑलरेडी देगा वो हमेशा। पूर्व स्थापित मान्यता है। अब आपको जिद्दोजहद नहीं करनी है पक्ष विपक्ष में जाने की, कुछ नहीं ढूंढना, बस आपको जो मान्यता जिस पक्ष में वो मांग रहा है वो सही सिद्ध करवा रहा है तो सही सिद्ध करो, और गलत सिद्ध करवा रहा है तो गलत सिद्ध करो। तो आपको बस क्या करना है, जो बात उसने कही है उसी को सिद्ध कर दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे वो कह सकता है कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है, ये आपको वो बोल देगा। और उसने अगर बोल दिया कि सबस्टेंशिएट कीजिए, तो आपका दायित्व है कि बस इसी लाइन को सबस्टेंशिएट करें, इसका उल्टे में जाने की बात ना करें कि ना 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 जी जनसंख्या भी गरीबी को बढ़ा सकती है। ये तुम्हारा दायित्व नहीं है वो, क्योंकि सवाल में जो डायरेक्शन दी गई है वो है आप सिद्ध कीजिए इस बात को। अपोजिट बात के चक्कर में ना जाएं आप, है ना। अच्छा, ऐसे भी नहीं जाना कि कैसे करती है, ये भी नहीं जाना आपने, क्यों करती है ये भी नहीं जाना, बस आपको बताना है कि हाँ ये गरीबी जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। कैसे बनती है? ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सिद्ध करना है। बहुत सिंपल, आप एक सवाल के थ्रू से समझने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता, ये 2024 के ही क्वेश्चन है सारे, बाहर से मैंने कहीं से नहीं लिया, यूपीपीसीएस के ही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियां हैं, उपयुक्त उदाहरणों से इसकी पुष्टि कीजिए। तो वहां प्रूव की जगह कोरोबोरेट वर्ड भी यूज हो सकता है, आप ऐड कर लो। कौन सा वर्ड यूज कर लो? कोरोबोरेट। कोरोबोरेट वर्ड भी आपको चौथा देखने को मिलेगा, तो कोरोबोरेट भी आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज प्रणाली है, वो सफल हो गई है यूपी में, बस आपको यह सिद्ध करना है। मतलब PRINUP या सक्सेसफुल, सक्सेस ऑफ
PRI इन यूपी, ये इस्टेब्लिश करना है आपको। जब भी PRI की बात पढ़ाई जाती है, यूपीएससी के कैंडिडेट्स हो, जिस भी क्लास में आप चले जाओ, वो 3 बातें आपको हर एक टीचर बता ही देंगे कि भाई FFF का फॉर्मूला याद कर लो, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। ये PRI जूझ रही है। इस सवाल में इस FFF फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते। बेशक आप इसको जानते हैं और आपने PRI को पढ़ा ही इसी सेंस में है, हमेशा आपको पढ़ाया ही गया है कि PRI में जब भी समस्या लिखनी है तो FFF लिख के ही आना है। भाई नहीं लिख के आना। जब वो पूछ रहा है कोरोबोरेट या सबस्टेंशिएट, तो आपको समस्याएं, सुझाव कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ बताना है कि भाई यूपी में जो PRI है वो हर एक मामले में सफल साबित हो रही है। किन किन मामलों में सफल साबित हो रही है? चाहे वो रेगुलर इलेक्शन हो, चाहे वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो डिवोल्यूशन हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, ये हर एक मामले में विद एग्जांपल आपको प्रूव करना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। कंक्लूजन अभी समरी ही देनी है। हैंस वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड दैट PRI इन यूपी आर वेरी सक्सेसफुल। हम कोई चैलेंज नहीं गिना सकते, कोई समस्या नहीं दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं बता सकते, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव नहीं बताएंगे। PRI के इवोल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई वो 73rd अमेंडमेंट और उससे पहले यूपी में तो पितामह है, यूपी में सबसे पहले आई थी, कुछ नहीं। जस्ट एक एग्जांपल के साथ आप बता देंगे कि यूपी में अगर रिसेंट का कोई डेटा आपके पास है कि PRI की सफलता को दिखाता हुआ इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर आप उसको सिद्ध करेंगे। क्योंकि सफलता पे ही क्वेश्चन है, तो सफलता से ही शुरू करें और सफलता पे ही खत्म करें, सफलता ही बताएं। पूरे आंसर में सफलता ही सफलता चलेगी, क्योंकि आपसे पुष्ट करने के लिए बोला गया है, क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बोला गया है, इवेल्युएट करने के लिए नहीं बोला गया है। एनुमरेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन भी करना है कि हाँ भाई यहाँ सफल है। आप ये ऐसे बोल के नहीं चले आ सकते कि भाई जो रेगुलर इलेक्शन में यूपी सफल हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे सफल हुआ है, कहाँ, कोई एग्जाम्पल है आपके पास। हर बार एग्जाम्पल देना है। तो एन्यूमरेशन से काम नहीं चलेगा, एन्यूमरेशन के आगे जाके आपको एस्टेब्लिश करना है थ्रू एग्जाम्पल। इसे एक्सप्लेन की जगह मैं कहूंगा एस्टेब्लिश करना है। तो हर बार हर आर्गुमेंट विद फैक्ट एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कमेंट, टिप्पणी कीजिए। ये तो काम हम और आप लगभग सभी करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। कमेंट तो सब करते हैं, हम और आप सब करते हैं, और जानते हैं कि नहीं जानते ये अलग मुद्दा है। हो सकता है हम जानते हो कमेंट करना और हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन हम कमेंट करते हैं ये 100% श्योर है। लेकिन आज हमें ये जानना है कि क्या हम कमेंट करना जानते भी हैं। तो जब भी वर्ड कमेंट कीजिए या टिप्पणी कीजिए करना आएगा, तब आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है कि 70% हिस्से में आंसर के में आपको लिखना है उसकी एक्सप्लेन, उसको क्या करना है, व्याख्या। कमेंट जब भी करेंगे तो कमेंट मांगेगा ही तब जब कोई चीज जो है बहुत क्लियर नहीं है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए पहले तो 70% हिस्से में करेंगे एक्सप्लेन। क्योंकि कमेंट है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष आएगा, और नेगेटिव पक्ष आता है हमेशा इवेल्युएट में या क्रिटिकली इवेल्युएट में। तो इवेल्युएट भी करेंगे उस बात को, और कितना वेटेज देंगे उसको, 30%। ये बराबर मत करना कभी भी। आप रेशियो घटा के इसे 60 कर सकते हो और इसे 40 कर सकते हो, बस इससे ज्यादा मत करना। 40% रेशियो में इवेल्युएट कर दो। जब भी इवेल्युएट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक्सप्लेन किया हमने, एक्सप्लेन वर्ड ऑलरेडी समझ रखा है कि एक्सप्लेन में क्या करते हैं, है ना। जो चीजें अनक्लियर हैं उनको प्रकाश में लाते हैं, उस चीज से संबंधित जो सबको नहीं पता होती है, स्थापित होती है उनको, है ना। तो एक्सप्लेन करेंगे 70% हिस्से में, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएट में क्या करेंगे, इवेल्युएट में गुण और दोष बताएंगे, और गुण दोष का कोई रेशियो फिक्स है इवेल्युएट में, रेशियो फिक्स है क्या, नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इवेल्युएट वर्ड है। और तीसरी चीज क्या करते हैं, एक वर्डिक्ट देते हैं। तो अब आपको समझ में आया, अब कमेंट कर पाएंगे आप। अब कमेंट जब करना हो तो गाली भर मत देना, एक गाली देना,
एक या दो उसकी अच्छाई करना और 4-5 लाइन उसे एक्सप्लेन करना कि वो जो चीज कही है वो कही है, क्या कही है। तो अब आप कमेंट कर पाएंगे जब भी इस वीडियो के यूट्यूब बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाएं यूट्यूब के, तो वहां अगर इस वीडियो पे कमेंट करना हो या मेरे काम पे कमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? पहले एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, फिर उसका 1 या 2 गुण बताएंगे और 1 या 2 दोष बताएंगे, फिर बताएंगे कि मैंने जो काम किया है वो सही है या नहीं है। अब कमेंट ऐसे मत कर देना कि ये वीडियो खराब है, ये वीडियो अच्छी है। ये कमेंट नहीं है ये कमेंट नहीं है केवल अच्छी बोल दो, केवल बुरी बोल दो, ये कमेंट नहीं है। ये कुछ भी बोलो लेकिन कमेंट नहीं है। तो कमेंट का मतलब आप समझ गए आप। उत्तर लेखन में कमेंट का मतलब ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई एग्जाम्पल देके देखते हैं। भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखिए। 2024 का GS1 का सवाल है। सवाल नंबर 10 है। क्या कह रहा है? राइट ए नोट ऑन सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। अब यहां गुण दोष बाद में लिखेंगे, पहले 70% हिस्से में बताएंगे कि भाई सीस्मिक जोन से हम क्या समझते हैं और हैं क्या। तो मैप बनाएंगे, है ना। पहले क्या है डेफिनेशन देंगे, फिर मैप बनाएंगे, फिर उनके फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से जोन कहां पर हैं और कैसे हैं, ये बता दिया हमने। अब बताएंगे कि इस जोन का जोन आइडेंटिफिकेशन के फायदे क्या हैं। तो गुण हो गए कि इससे हमें मैनेजमेंट में ध्यान रखता है, डिजास्टर मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाती है ना। उस हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जोन 1 में या जोन 4 में जो सबसे ज्यादा सीस्मिक, जहां भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना होगी, वहां हम भूकंप से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, है ना। फिर उससे संबंधित चैलेंजेस, जहां गुण के रूप में क्या आएंगे? चैलेंजेस। हमेशा दोस्त को दोस्त तक, डिमेरिट तक नहीं समझना है। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक, है ना, चैलेंजेस, इश्यू, प्रॉब्लम्स, ये सब बताएंगे, है ना। फिर एक वर्डिक्ट देंगे कि हमारी जो सीस्मिक जोन बनाने की जो तरीका है, तरकीब है, जो हमने बनाया है वो सही है, गलत है, या कुछ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मोर और लेस ठीक है। तो एक वर्डिक्ट देंगे। तो ये 4 चीजें आप करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद मैप, ठीक है। एक्सप्लेन करा, फायदे गिनाए, चैलेंजेस गिनाए, फिर वर्डिक्ट दी कि हाँ हमारे सीस्मिक जोन के जो पूरा कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, ये कुछ समस्या है लेकिन मोर और लेस ठीक है। ये वर्डिक्ट आपको देनी है। आप उल्टा भी वर्डिक्ट दे सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि आपने फायदे ज्यादा गिनाए या चैलेंज ज्यादा गिनाए। इवेल्युएट किया है, ध्यान रखना है, इवेल्युएट किया है, क्रिटिसिज्म नहीं किया है। तो आप फायदे और चक्कर में पड़ेंगे तो रेशियो फिक्स नहीं है। अगली कैटेगरी वर्ड्स की है नॉइड, और इसमें 2 वर्ड यूज करते हैं, सजेस्ट मेजर्स या गिव सजेशंस। युक्तियां सुझाइए, उपाय सुझाइए, युक्तियां बताइए, सुझाव दीजिए। दोनों के लिए की सिमिलर वर्ड होते हैं हिंदी में यूज, इंग्लिश में 2 अलग अलग है। मतलब क्या है? साफ बोल रहा है, इससे ज्यादा साफ क्लियर सवाल नहीं मिल सकता आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है? जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। डिफाइन द प्रॉब्लम। क्या करना है? डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया आपने। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद उसके आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई क्या करना है? आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम है बड़ी, है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम कोई एक ही रूप में नहीं देखना है हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन में मीजर्स मांगे हैं उसने, एक मीजर नहीं मांगा, मीजर्स मांगे हैं, यानी आपसे मल्टीपल सुझाव मांगे हैं। मल्टीपल सुझाव तो आप किसी एक समस्या की बजाय उस समस्या को टुकड़ों में बांट लो तो ज्यादा टारगेटेड सुझाव आप दे पाओगे। जैसे आपसे बोला जाए कि सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव पीडीएस। अब आप इसके पहले तो डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है पीडीएस की, फिर इसके एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम बताओ कि भाई कार्ड के मामले में फेक कार्ड का इश्यू है एक, फिर स्टोरेज का इश्यू है एक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिंकेज का इश्यू है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी है, फिर रिसोर्स का वहां तक पहुंचाने का मामला है, फिर किसान से उठाने का मामला है। ये 1000 इश्यू बना दिया। इस तरह आप लिस्ट बनाइए एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम की, और जिस सीक्वेंस में आपने लिस्ट बनाई है प्रॉब्लम्स की, उसी सीक्वेंस में आप फिर उत्तर दीजिए कि भाई फेक कार्ड से निपटने के लिए ये काम कीजिए, स्टोरेज से निपटने के लिए ये काम कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये काम कीजिए,
प्रोडक्शन से रिलेटेड ये काम कीजिए, कॉस्ट से रिलेटेड ये काम कीजिए, इससे रिलेटेड ये काम कीजिए। इस तरह से अगर आप सजेशन देंगे, प्रॉब्लम को मेंशन करके, लिंक करके, तब ये आपका आंसर माना जाएगा साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव माना जाएगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे 5 में से, मतलब 10 में से 5, है ना। या 10 को तो यूपीपीसी से नहीं पूछता, वो पूछता 8, 8 में से आपको मिलेंगे 4, 5, तब मिलेंगे 4, 5। अगर आपने ये नहीं किया और आप आंख बंद करके ये सजेशन देते चले आए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 2 आउट ऑफ 8, 3 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जो 2 नंबर वाला है वो 4 नंबर वाले से क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि वो साइंटिफिकनेस और जो ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता है वो नहीं लिख पाता है 2 नंबर वाला, इसीलिए लोग ज्यादातर फेल करते हैं। पीवाईक्यू देख लेते हैं। पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है, इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स, है ना। जो नार्को टेररिज्म है इसकी प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई कीजिए, पहले डिफाइन कीजिए कि क्या है ये, इसका मतलब अर्थ बता देंगे, फिर इसके एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 6, फिर उन हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करता हुआ सजेशन, तब आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे मार्क्स। इस तरह आपको एड्रेस करना था इस तरह के सवालों को। अब आई होप आप मेजर्स वाले सवालों को आराम से एड्रेस कर पाएंगे। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो क्वेश्चन में डिमांड है वही करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा सवालों को देखने वाला, डिस्कस। इसके लिए हिंदी में कई वर्ड चलते हैं, चर्चा कीजिए, विवेचन कीजिए, विवेचना कीजिए, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को हिंदी मिलेंगे। ये जो वर्ड है ये अपने आप में मोस्ट ओपन एंडेड वर्ड है, मोस्ट ओपन एंडेड वर्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है इसमें क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डिमांड उस टॉपिक से नहीं करी गई है, स्पेसिफिक डिमांड कुछ भी नहीं है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। अभी तक हमने कितने वर्ड पढ़े? कितने वर्ड पढ़े? सबसे वर्ड पहले पढ़ा था डिस्क्राइब, फिर क्या पढ़ा था? एक्सप्लेन, फिर क्या पढ़ा था? इवेल्युएट या क्रिटिसिज्म, है ना। फिर क्या पढ़ा था? एनालाइज, फिर क्या पढ़ा था? मेजर्स, फिर क्या पढ़ा था? कमेंट, एक और पढ़ा था सबस्टेंशिएट। इतने ही पढ़ते लगभग, मोर और लेस, है ना। ये लास्ट में है। अब यहां इनमें जो जो हम कर रहे थे उनका लगभग हर एक एस्पेक्ट हम यहां यूज कर सकते हैं, एक सवाल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो किसी एक चीज पर चर्चा चल रही हो, जैसे आजकल बिहार का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, और बिहार के इलेक्शन पर एक टेबल पर या एक चाय की टपरी पर 5, 10, 20 रेल के डिब्बे में, ट्रेन, चाय की, मतलब चाय की टपरी पर, रेल के डिब्बे में, एकेडमिक्स में, टेबल पर, प्रोफेशनल्स, जहां भी इलेक्शन के डिस्कशंस हो रहे हैं। खासकर अब तो यूट्यूबर्स बहुत हो गए हैं, यूट्यूबर्स इलेक्शंस को माशाल्लाह हर एक लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो जब इलेक्शन पर चर्चा होती है ना, कुछ चैनल्स के लोग जाते हैं, चर्चा करते हैं, चुनाव पर चर्चा, है ना। चुनाव पर चर्चा भी अब एक अलग टॉपिक बन गया है यूट्यूब के लिए। अच्छा है, उनकी कमाई हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है। तो चर्चा में आपने देखा होगा कि एक आदमी है, बिहार इलेक्शन, ठीक है, इश्यू समझ में आया। ये टेबल है, इधर से एक आदमी बैठा 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 है। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसी चर्चा देखी है जहां बस एक आदमी बैठा हो? वो चर्चा नहीं होती, मन की बात हो सकती है। तो एक आदमी जब बोले तो वो चर्चा नहीं है, या एक तरफ से बोला जाए तब भी चर्चा नहीं है। अच्छा, क्या 2 तरफ से लोग बात करें, सिर्फ 2 तरफ से बात हो, 2 तरह की बात हो, तब भी क्या चर्चा हो गया? तो नहीं भाई, तब इसे बोलेंगे डायलॉग,
पहले वाले को क्या बोलेंगे? मोनोलॉग। तो मोदी जी क्या करते हैं मन की बात में? मोनोलॉग। मोदी जी किसी और को शामिल कर लें डिस्कशन में, खासकर किसी पत्रकार को इंटरव्यू देते समय, या दो सामने एक ही पत्रकार है, तब हो जाएगा डायलॉग। लेकिन जब ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, मोदी जी सामने बैठे हो और यहां 10-20 लोग बैठे हो, तब होगी ये चर्चा। तो अब समझ में आया चर्चा का मतलब? चर्चा का मतलब है किसी एक मुद्दे पर, किसी एक बात पर, किसी एक चीज पर, किसी एक इवेंट पर, किसी एक घटना पर डिफरेंट लोग अपनी अपनी ओपिनियन दें, अपनी अपनी ओपिनियन दें, अपनी अपनी तरह से। अब ओपिनियन जब आती हैं बातें, तो किन किन मुद्दों पे आ सकती हैं? देखो, ये वाला आदमी हो सकता है ये बात करे किसकी, कि भाई फायदे गिना दे, है ना, यूटिलिटी गिना दे किसी मुद्दे की। जैसे मान लो मैं फंडामेंटल राइट पर चर्चा के लिए 4 लोगों को या 5 लोगों को बुलाता हूं, फंडामेंटल राइट पर चर्चा करनी है, तो एक आदमी बताएगा, मान लो इसकी यूटिलिटी बता दे, तो ये यूटिलिटी पर्सपेक्टिव वाला हो गया। दूसरा आदमी बताएगा, वो बोलेगा भाई इनका जो एन्यूमरेट कर दे, और एन्यूमरेट करके बोले कि जो लिस्ट है ना, ये जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट है हमारे पास 12 से 35, वो ये बोल सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव है, वो ये बोल सकता है कि नॉन कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ी सी कम है, इनएडिक्वेट है। तो एन्यूमरेशन का मामला भी आ गया। हमने यूटिलिटी फायदे मतलब इवेल्युएट में क्रिटिकल वाला मामला आ गया। इवेल्युएट वर्ड यूज कर रहे हैं हम किस लेवल तक, कि उसके फायदे या नुकसान गिना रहे हैं, गुण या दोष गिना रहे हैं। तो गुण दोष गिनाने पे इवेल्युएट वाला मामला भी आ रहा है, गुण दोष गिना रहा है, फायदे नुकसान गिना रहा है। दूसरा आदमी बोल सकता है कि नहीं भाई लिस्ट जो है वो पूरी नहीं है, कुछ और फंडामेंटल राइट होना चाहिए। जैसे फ्रांस में बहुत ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, हमारे यहाँ वो लिस्ट में है ही नहीं फंडामेंटल राइट में। तो यहां एन्यूमरेट डिस्क्राइब वाला मामला भी आ गया, ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बोला था कि इस वर्ड को ओपन एंडेड है, तो डिस्क्राइब वाला काम भी हम कर रहे हैं, एन्यूमरेट कर रहे हैं, है ना। तीसरा एक आदमी हो सकता है वो ये बोले कि जो फंडामेंटल राइट है भाई ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एप्लीकेबिलिटी पे बात कर रहा है वो इनकी, कि कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी पे बात कर रहा है एक, ठीक है। एक चौथा आदमी हो सकता है वो बोले कि यार ये सबको नहीं मिले, ये लोगों के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी देख रहा है, ये टाइम के हिसाब से एबिलिटी देख रहा है, टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से, ये टाइम के हिसाब से, और ये लोगों के हिसाब से कि भाई कुछ फंडामेंटल राइट फॉरेन्स को मिलते ही नहीं है, सिटीजन्स को ही मिलते हैं, उस हिसाब से। तो अब आप देख पा रहे हैं आप यूटिलिटी के हिसाब से कुछ फेमिनिस्ट होंगे, वो क्या बोलेंगे कि भाई ये जेंडर पैरिटी वाले हैं कि जेंडर पैरिटी वाले नहीं है। तो यहां वाद ले आएंगे हम, डिफरेंट वाद के पर्सपेक्टिव से भी एफआईआर को डिस्कशन कर सकते हैं कि फेमिनिस्ट ये बोलते हैं, फेमिनिस्ट की राय है, या दलितों की राय एक हो सकती है, या माइनॉरिटी राइट्स के लिए कि भाई 29-30 में माइनॉरिटी राइट के प्रोटेक्शन की बात करी गई है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ना। तो वाद भी आप शामिल कर सकते हैं। आपने देखा आप वाद यूज कर पा रहे हैं, गुण दोष यूज कर पा रहे हैं, एन्यूमरेशन डिस्क्राइब वाली कंपोनेंट्स भी यूज कर पा रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी 2 तरीके से देख पा रहे हैं, सबको मिलती है कि टाइम के हिसाब से इमरजेंसी में ये नहीं मिलते, रेस्ट्रिक्शंस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं आप कि भाई ये रेस्ट्रिक्टेड है ना, कितनी रेस्ट्रिक्टेड है, आप कब नहीं बोल सकते, कितना नहीं बोल सकते, किस पर नहीं बोल सकते। हर एक राइट के आगे जाकर आपको हर एक आर्टिकल के बाद आर्टिकल 19 में जब आप पढ़ेंगे तो बोलने की आजादी पर 8-10 ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते, यहां नहीं बोल सकते, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन के पर्सपेक्टिव से तो डिस्कशन में आपके पास ओपन एंडेड है, आप किसी भी पर्सपेक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, ज्यादातर जो लड़के हैं वो या तो इसमें रह जाते हैं, ये सबसे फेवरेट चीज है, वो डिस्कशन में उनका मतलब होता है कि भाई फंडामेंटल राइट पे डिस्कशन पूछा है लिख दो 12 से 35। नहीं भाई ये नहीं करना है, कुछ एन्यूमरेट कीजिए आप, कुछ एन्यूमरेट करने हैं कि भाई 12 से 35 में और 6 क्लासेस में है, ठीक है, ये एन्यूमरेशन वाला मामला
फिर आप बताइए उनकी यूटिलिटी की किए स्वतंत्रता को या जो भी आप यूज समझ रहे हैं उनका, लेकिन इनमें फिर सीमाएं भी आ जाएंगी गुण दोष के नाम पर कि भाई रेस्ट्रिक्टेड है और एब्सोल्यूट भी नहीं है, सीमाएं भी है, गुण दोष भी वाला आता है। फिर एप्लीकेबिलिटी के भाई ये कुछ सिटीजन्स को मिले हैं, कुछ फॉरेन्स को मिले हैं और सब फॉरेन्स को नहीं मिले हुए हैं। फिर टाइम के उसके हिसाब से, है ना, और फिर वाद के हिसाब से भी आप एक कुछ छोटी सी ब्रीफ चर्चा देंगे, तब आपका डिस्कशन होगा फंडामेंटल राइट पे पूरा। अब एक लाइव क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको चीजों को और क्लियर हो जाए। गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। सवाल है, पहली चर्चा किस पे है? गरीबी के कारण। आपको पहली चर्चा इस पे देनी है, ठीक है। तो पहली तो डिफाइन के हिसाब से चलेंगे कि भाई क्या है, फिर आपको बतानी है क्यों है, दूसरा एस्पेक्ट क्यों वाला, फिर बताएंगे एक्सटेंट क्या है इसका, फिर सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो सुझाव ये है इससे निपटने के लिए, ठीक है। यहां वाद आ जाएंगे, डिफरेंट वाद। साम्यवाद का मानना होगा कि कैपिटलिज्म जिम्मेदार है, दलितों का मानना होगा कि ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है, महिलाओं का मानना होगा कि मेल्स जिम्मेदार हैं, रूरल एरियाज वालों का मानना होगा कि शहर जिम्मेदार हैं, शहरों का मानना होगा कि मलिन बस्ती जिम्मेदार है ना। तो यहां वाद सारे यूज कर सकते हैं आप, है ना। एक्सटेंट बता सकते हैं विद फैक्ट्स, और कुछ सजेशन बता सकते हैं, है ना। यहां आप इनमें इवेल्युएट वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, तो इवेल्युएट वर्ड, है ना। जब आप गिना रहे हैं तो एन्यूमरेट वर्ड यूज, आप डिस्क्राइब वर्ड यूज कर ही रहे हैं, है ना। सजेस्ट मीजर में आप प्रूव आप यहां कर रहे हैं, एक्सटेंट से प्रूव कर रहे हैं आप। तो ये है चर्चा, प्रॉपर चर्चा गरीबी के कारणों पर। यही करना है आपको गरीबी के परिणामों पर, गरीबी के परिणाम बता पाएंगे आप क्या परिणाम है। तो यहां वाद शामिल होंगे, यहां पे क्यों में वाद शामिल किए मैंने, यहां पे वाद कहां पे शामिल हो जाएंगे, क्या में ही, क्योंकि साम्यवादों का मानना होगा कि गरीबी का ये परिणाम है, फेमिनिस्ट का मानना होगा गरीबी का ये परिणाम है, दलितों का मानना होगा गरीबी का ये परिणाम है, माइनॉरिटी का मानना होगा ये परिणाम है, पूंजीवादियों का मानना होगा गरीबी का ये परिणाम है कि उनको से लेबर नहीं मिलती, साम्यवादियों का मानना होगा कि गरीबी की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ठीक है। तो मतलब स्किलफुल लेबर नहीं मिलती, पूंजीवादियों का ये कहना होगा गरीबी की वजह से उनको स्किलफुल लेबर नहीं मिल पाती है, गरीबी है इसलिए स्किल्ड लोग ही नहीं है। तो सबका वाद यहां क्या में। अब फिर क्यों, फिर एक्सटेंट, परिणाम में एक्सटेंट क्या है, और फिर सजेशन। ये हुआ आपका कंप्लीट डिस्कशन ऑन गरीबी परिणाम एंड डिस्कशन। मेन हेडिंग 2, उनके अंदर 4 सब हेडिंग, उन 4 सब हेडिंग की और सब हेडिंग 3-3, 2-2, 3-3, ठीक है। इस तरह आपका डिस्कशन वर्ड कंप्लीट होगा। इसी के साथ हमारा जो टेलेंडर्स वर्ड्स थे, टेलेंडर्स बोलो या मेरे हिसाब से डायरेक्टिव वर्ड हैं। क्यों, आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये डायरेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन की डायरेक्शन यही डिसाइड कर रहे हैं। पुछल्ले शब्द कह के इनको हल्के में लेने की गलती आप अब तक करते आए हैं, तो मेरे हिसाब से अब इनसे अब के बाद इनको पुछल्ले शब्दों की समस्या ना कहें। क्या समस्या कहेंगे, डायरेक्टिव वर्ड की प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्वेश्चन की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंटेंट आपके पास सब तरह का है, लेकिन उस कंटेंट को किस डायरेक्शन में लिखना है ये यही वर्ड डिसाइड करते हैं। तो आप इनको डिसाइड करने दें। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मगअप करी है वो नहीं लिखनी है, उसमें से क्या सेलेक्टिव करके लिखना है ये यही डिसाइड करेंगे। तो आई होप मैं आपको इन वर्ड्स को अच्छी तरह से समझा पाया और आपके लिए वीडियो कारगर साबित होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं तब अगली वीडियो में।